आज हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का सीरीज है उसको आगे लेकर चलेंगे। उसमें से आपको पीछे वाले लेक्चर में आपको मिला होगा कि लेप्लासिस और पॉइसन इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन क्या होता है वो हमने वहाँ तक तय किया था। आज जो होगा आपका सामने वो होगा सॉल्यूशन ऑफ लेप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये आपके सेमेस्टर का एक पार्ट है आपके सिलेबस में से कि बताइए उसका सॉल्यूशन क्या होगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो हम लोग तो पहले ही कर चुके थे कि लेप्लास इक्वेशन जो होता है वो डेल स्क्वायर भी होता है। आपको मैं बता दूं कि ये डेल स्क्वायर इक्वल टू जो है ये जो डेल स्क्वायर होता है ये एक लेप्लेसियन ऑपरेटर होता है ये लेप्लास इक्वेशन के लिए, या फिर इसको बोलते भी हम लोग लेप्लास ऑपरेटर। तो इसका फॉर्मूला होता है या फिर इसके इक्वल बोल सकते हैं कि डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव होता है ये डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड का स्क्वायर। ये वाला अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये जो इक्वेशन है उसमें, तो ये आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू, ये डेल स्क्वायर की जगह ये सारे पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस और ये डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर इसके जगह पे ये डेल स्क्वायर रखा और भी को इंटू कर दिया तो ये सारे इसके अंदर चले आए, ये हुआ। देयरफॉर इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है आप इसको इक्वेशन 1 मान लें। तो इक्वेशन 1 है इसको आप सोल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल सेपरेशन ये होता है कि एक्स वाले जो टर्म है वो एक्स वाले तरफ रखें, वाई को वाई वाले तरफ रखें, जेड को जेड वाले तरफ रखें। इससे आपको एक अलग अलग वैल्यू आएगा, एक्स का क्या होगा, वाई का क्या होगा, जेड का क्या होगा। ये एक तरीका है इस तरह का मैथमेटिकल टर्म को सॉल्व करने का। तो इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 1 कैन बी सॉल्व by the method of separation of variable, तो आप उस वेरिएबल को इस तरह मान लें कि वो पोटेंशियल का फंक्शन होगा, क्योंकि ये जो है पोटेंशियल का ही फंक्शन है। वो कैपिटल एक्स का फंक्शन है जो हमने यहाँ एक्स लिया, वो ये कैपिटल वाई का फंक्शन है, और ये जेड ये जेड का फंक्शन है जो यहाँ पर लिखे हमने वो। अब इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब बारी बारी से आप इस वाले इक्वेशन 2 को आप एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे। तो हेयर डेल भी बाई डेल एक्स करेंगे तो ये वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे और एक्स वाला डिफरेंशिएट होगा। इसका मतलब डेल एक्स, हम यहाँ पर एक्स नहीं लिख रहे हैं, बताने के लिए आपको लिख दिए थे कि ये एक्स का फंक्शन, ये वाई का फंक्शन, ये जेड का फंक्शन है। आप समझ जाएंगे कि ये जो ऊपर वाला एक्स सिर्फ एक्स का फंक्शन है, इसलिए डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड वाई और जेड टर्म वो कॉन्स्टेंट रहा है। तो हमको यहाँ पर जो इक्वेशन चाहिए वो डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, इसीलिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डेल टू भी बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब जो आएगा मेरा वो आएगा डेल टू एक्स बाई डेल एक्स का स्क्वायर वाई और जेड, ये फिर से कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये आपका एक्स वाले के लिए मिला। वो सिमिलरली आप अगर वाई के लिए करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। तो सिमिलरली डेल टू भी बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी पोटेंशियल वाला फंक्शन है, डेल टू यहाँ पर y हो जाएगा और ये डेल y का स्क्वायर, एंड डेल टू भी बाई डेल z का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू z, ये स्मॉल कैपिटल Z है जो हम यहाँ पर लिए थे, वो जो आपको दिखा दूँ इस वाले पे लिए थे वो, बाई डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए वाई जेड कॉन्स्टेंट था जब हम एक्स वाले को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर वाई को कर रहे हैं तो एक्स और जेड कॉन्स्टेंट रहेगा। उसी तरह जेड से जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और एक्स मेरा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इसके आगे अगर हम ये सारे इक्वेशन को जो ये डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर आया है, ये आया है और ये आया जेड को, ये सारी इक्वेशन को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर इस वाले जगह पे इक्वेशन 1 में तो एक अलग वैल्यू देगा, उस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे।
हम लोग इक्वेशन 1 जो पीछे अभी आप बताएं आपको वहाँ से यूज किए फ्रॉम इक्वेशन 1, वहाँ पर del 2x बाई del x स्क्वायर का यूज करते हुए हम यहाँ पर लिखे del 2v बाई del x स्क्वायर, उसका जो भी मान था हम अभी निकालें वो यहाँ पर जगह जगह पे रख दिए यहाँ। उसके बाद जो है आप इस वाले टर्म को आप यहाँ पर देखिएगा, इस टर्म में फर्स्ट टर्म में एक्स वाई जेड है, हम सिर्फ इसको एक्स वाले टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको सारे इक्वेशन को एक एक्स वाई जेड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी डिवाइडिंग हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई और जेड, दोनों साइड करेंगे तो जीरो को डिवाइड करेंगे अगर एक्स वाई जेड तो सब जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप करते हैं del 2x बाई del x स्क्वायर, अगर वाई एक्स वाई जेड से आप डिवाइड करेंगे तो ये वाई जेड कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x, ये स्मॉल नहीं कैपिटल होगा, कैपिटल x, प्लस ये del 2y बाई del y स्क्वायर, और यहाँ पर x और z कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 1/y। उसी प्रकार यहाँ 2 होगा, उसी प्रकार del 2z को डिफरेंशिएट, अगर इस वाले टर्म को आप एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा del 2z बाई del z का स्क्वायर और बचेगा 1/z, क्योंकि x और y कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0। इस तरह इस वाले इक्वेशन को 2 मान लें। अब ये जो टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म का सम 0 दे रहा है, इसका मतलब ये सब एक्स वाई और जेड आपस में एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि एक्स वाले टर्म वाई से ऐड तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग टर्म है, वाई जेड से अलग है, फिर भी आप सब मिल करके एक 0 बना रहा है। इसका मतलब ये कि ये सारे कांस्टेंट हैं। तो हम लोग उसके लिए थोड़ा सा 2 लाइन लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 के बाद जो होगा हम लिखा है कि चूँकि सिंस द सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब ये वाला सेकेंड टर्म जो है और ये थर्ड टर्म है उसमें एक्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये कि एक्स वाला टर्म नहीं है। एंड सिंस द सम ऑफ द 3 टर्म इज 0, और देखिए सम ऑफ 3 टर्म क्या हो रहा है 0 हो रहा है। द फर्स्ट टर्म मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फर्स्ट टर्म भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब ये दोनों में एक्स है ही नहीं, फिर भी सम क्या हो रहा है 0, इसका मतलब यहाँ भी एक्स नहीं होना चाहिए। देयरफॉर अ कांस्टेंट इनहेल, इट इज़ देयरफॉर अ कांस्टेंट इनहेल, इसीलिए हम सबको क्या मान लेंगे कांस्टेंट मान लेंगे और उसका सम क्या होगा 0 होगा। सिमिलरली कांस्टेंट द अदर 2 टर्म सेपरेटली कांस्टेंट इन वैल्यू, हाँ इस तरह कि अगर कोई 2 को सिमिलरली कांस्टेंट द अदर 2 वैल्यू, मतलब अगर इस वाले को कांस्टेंट माने तो हम ये वाले जब इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट मानेंगे, जब इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट मानेंगे, जब ये वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो ये दोनों को कांस्टेंट मानेंगे। तो लेट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म इज द माइनस बीटा स्क्वायर एंड द थर्ड टर्म इज द माइनस गामा स्क्वायर। हम देखिए यहाँ माइनस माइनस इसको प्लस इसलिए लिया है क्योंकि अगर सारे को माइनस ले लें हम तो सम 0 होगा ही नहीं होगा कभी, क्योंकि माइनस 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 करेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगा जो नेगेटिव आएगा। लेकिन 2 को माइनस 1 को प्लस कर दिए तो हो सकता है ऐसा कि ये जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को सम करके, मतलब माइनस माइनस सम ही होगा, सम करके और इस प्लस वाले पास फिर सम करेंगे तो वो उसका रिजल्ट 0 हो, जो कि हमको रिजल्ट मिल रहा है इक्वेशन 2 में। तो उसी को सोच करके हम यहाँ पर ये वाला प्लस लिए हैं। तो द अल्फा बीटा एंड गामा बी द सच डेट, तो अल्फा स्क्वायर ये पहले वाला टर्म के लिए हो जाएगा एंड माइनस बीटा स्क्वायर इज सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म इज माइनस गामा प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो गामा स्क्वायर जो मेरे पास निकल करके आएगा वो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को लेकर हमको अलग से एक अलग इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे कि ये पोटेंशियल जो भी है जो हम इक्वेशन 2 में माने थे, या इक्वेशन 2 हाँ बोल सकते हैं, या फिर आपको दिखा दूँ इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन 2 यहाँ पर, तो इक्वेशन 3 हो जाएगा, ये माफ़ कीजिएगा इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 इस वाले टर्म को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हम लोग फर्स्ट टर्म को लेकर इक्वेशन 3 का जो फर्स्ट टर्म है उसको इक्वल टू करेंगे माइनस अल्फा स्क्वायर, जो हमने लेट किया है कि एक कांस्टेंट होगा इसके लिए, तो वो टर्म को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1/x
या फिर आप एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दे एक ही बार, तो हो जाएगा डेल 2x बाई डेल एक्स स्क्वायर, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको इधर लाएँ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और होगा अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस वाले टर्म को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि ये जो अल्फा स्क्वायर है या फिर ये एक्स वाला टर्म है, ये तो कांस्टेंट है मेरा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये एक्स वाला टर्म है, ये एक फंक्शन होगा जो एक वेव फंक्शन की तरह इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमको एक ट्रायल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग लेंगे लेट द ट्रायल सॉल्यूशन या ट्रायल इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, सॉरी, इक्वेशन इज गिवन बाय तो यहाँ पर होगा x इक्वल टू a1, ये फर्स्ट टर्म के लिए a1 लिखे हम, ये कांस्टेंट है कोई, e टू द पावर mx वेयर m इज आल्सो कांस्टेंट, x इज अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वी डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो इस वाले x को ये देखेंगे, हमको यहाँ पर डेल 2x बाई डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, देयरफॉर डेल x बाई डेल x, तो आपको मिलेगा a1 तो कांस्टेंट रहेगा। अब e टू द पावर mx का डिफ्रेंशिएशन यही होता है। अब इस वाले को डिफरेंस करेंगे ऊपर वाले टर्म को mx को, तो क्या बाहर आएगा, m बाहर आएगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा। अब फिर इसको अगर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल x का स्क्वायर, तो होगा मेरा a1 तो वही रहेगा, अब हो जाएगा e mx और m यहाँ पर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे यहाँ पर, इस इक्वेशन में जो हम जो एक बोल सकते कि ओरिजिनल इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट टर्म जो इक्वेशन थर्ड का, उसमें तो हम लोग मिलेगा, देयरफॉर इस जगह पे आप पुट करेंगे इसको, तो हो जाएगा a1 या देयरफॉर इक्वेशन बिकम फिर लिखिए आप यहाँ a1 e टू द पावर mx इंटू m का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से m स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर को रहने दें, और इस वाले टर्म को आप x लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर हम ट्रायल सॉल्यूशन में ये पुट किए हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल x m स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब ये x को बाहर कर दें तो x m स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0। अब x का वैल्यू अभी हम यहाँ देखें आपको कि a1 e टू द पावर mx, ये m स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए कि ये दोनों का यहाँ मल्टीपल में है, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है कि दोनों का रिजल्ट जो आ रहा है मल्टीप्लाई को वो 0 आ रहा है। तो आप सोचिए ये वाला टर्म तो 0 नहीं हो सकता, किसी यही तो हम ट्रायल सोल्यूशन या ट्रायल इक्वेशन माने हैं, अगर इसी को 0 कर देंगे तो आगे मेरा कोई फंक्शन आएगा ही नहीं, कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। इसलिए 0 किसको होना पड़ेगा, इस वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम लोग, ये इक्वेशन पिछले पेज में आया था, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि ये तो 0 नहीं हो सकता, तो लिखना पड़ेगा हेयर a1 e टू पावर mx इज डज नॉट इक्वल टू 0, बट ये 0 हो सकता है m स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप अगर अल्फा का वैल्यू निकाल लें या फिर m जो था उसका वैल्यू निकाल लें, m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर। अब m का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा i अल्फा। अब इस i अल्फा को आप एक सॉल्यूशन में के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, लिखना पड़ेगा देयरफॉर द सॉल्यूशन इज गिवन बाय वो होगा x का ही सॉल्यूशन होगा, वो होगा a टू द पावर e, और जो प्लस माइनस आएगा m का वैल्यू, m का वैल्यू तो यहाँ पे आ गया i अल्फा x, ये आया। अब इस वाले सॉल्यूशन x का वैल्यू आ गया मेरा i अल्फा x। और आपको ये बता दूं कि आपको जो हायर क्लासेस पढ़ेंगे तो ये आयोटा का टर्म होता है, इसको हम लोग साइन और कॉस में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है, इसको हम एक अलग अलग कर लेते हैं। ये अलग कांस्टेंट है, मान चलिए a1 इस पावर प्लस i अल्फा x प्लस ये हो जाएगा मान चलिए b1 मान लीजिए, और ये होगा e टू पावर माइनस i अल्फा x। अब इस आयोटा का अलग अलग साइन और कॉस के टर्म में होता है, तो हम डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख रहे हैं।
और यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है, हम आगे लिख देंगे आपको। तो ये जो वैल्यू आएगा इसके बाद का वो हो जाएगा a1 फर्स्ट टर्म के लिए a1 cos अल्फा एक्स, ये प्लस वाला cos अल्फा एक्स प्लस, या b1 मान लीजिए, फर्स्ट टर्म के लिए 1 लिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका साइन होगा ये अल्फा एक्स। तो ये मेरा x का एक सॉल्यूशन आ गया x वाले टर्म के। उसी प्रकार हम लोग कैसे करेंगे, y वाला को करेंगे, तो y वाला को भी बिल्कुल इसी तरह आएगा। सिर्फ यहाँ पर ये a1 की जगह हो जाएगा a2 आप ले लीजिए, b1 की जगह हो जाएगा b2। ये जो टर्म है ये सेकेंड टर्म है इक्वेशन 3 का, तो 1/y del 2y/del y² इज इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर पुट करेंगे। फिर उसी प्रकार जो आप किए थे, तो अगर del 2y/del y² इस y को डिवाइड में उधर आएगा मल्टीप्लाई में, फिर आपको ऐसे इधर इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर, ये y यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 0। इसका जो सोल्यूशन होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरह आप x वाले टर्म का है, लेकिन जो बीटा जहाँ पे अल्फा है वहाँ बीटा हो जाएगा, जहाँ a1 है वहाँ क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जो सोल्यूशन आएगा ये a2 cos बीटा y प्लस, या आप लिख सकते हैं b2, ये साइन, सॉरी ये साइन होगा SIN साइन बीटा y, ये वाला टर्म होगा। अब हम लोग थर्ड टर्म के लिए करेंगे, तो वी हैव 1/z del 2z, ये कैपिटल जेड ही है, बाई डेल ये स्मॉल जेड का स्क्वायर, मतलब स्मॉल जेड का रेस्पेक्ट में कर रहे थे हम आपको, थोड़ा सा ये ऐसे घुमा देते हैं, चलिए आपको पता चल जाएगा। इसलिए इज इक्वल टू इसको प्लस गामा स्क्वायर लेते हैं, आपको ध्यान होगा ये जेड को उधर ले जाएंगे, गुना हो जाएगा उसके साथ, फिर ये इधर चलाएगा del 2z बाई डेल जेड का स्क्वायर, माइनस में आएगा इधर आएगा तो, और ये जेड मौजूद रहेगा इसके साथ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका जो ट्रायल सोल्यूशन होगा वो दोनों से अलग होगा, क्योंकि ये प्लस है और इसको लेकर माइनस लाया है इस तरफ, पहले वो दोनों माइनस था, इधर ले आते तो वो प्लस होता था। तो लेट द ट्रायल सोल्यूशन, लेट द ट्रायल सोल्यूशन, ये ट्रायल सॉल्यूशन जो होता है ये एक ऐसा इक्वेशन होता है या सॉल्यूशन बोल सकते हैं जो इसको डिफाइन करता है। हम ये मान रहे हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन को देख करके, इज गिवन बाई को जेड इक्वल टू मान लीजिए A3, ये थर्ड टर्म के लिए लिख रहे हैं, बाई e⁻m1 या mz। अब m का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या निकल करके आता है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो डेल जेड बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा A3 e⁻mz, ये स्मॉल जेड ही है, यहाँ पर स्मॉल जेड ही है ये जेड, उसके बाद ये m और z का तो z हो जाएगा। फिर से करेंगे del 2z बाई डेल जेड स्क्वायर, स्मॉल जेड ये A3 e⁻mz, और यहाँ m का स्क्वायर, ये दोबारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को आप यहाँ पर पुट करेंगे, अब देखेंगे क्या होगा, और z का वैल्यू भी साथ साथ में पुट करेंगे, z का वैल्यू जो इविल हमने रखा है ट्रायल सोल्यूशन। तो आपका होगा यहाँ पर z भी बाहर कॉमन आ जाएगा और इस वाले टर्म यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा सो द हेयर या बोलते इक्वेशन, सो द इक्वेशन बिकम ये हो जाएगा A3 ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो आपका m² माइनस ये गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप फिर से देखेंगे कि ये तो मेरा ट्रायल सोल्यूशन है जो हम लेट किए हुए हैं, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, दोनों का मल्टीप्लाई आखिर क्या होना है 0, तो 0 कौन होगा, ये एयर A3 e⁻mz इज डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज द सोल्यूशन, देयरफॉर या बट m² माइनस गामा स्क्वायर ये 0 हो सकता है। तो m इक्वल टू जो आपका आएगा वो प्लस माइनस ये आएगा गामा। अब इसको हम लोग ट्रायल सॉल्यूशन के रूप में फिर से व्यक्त करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा वो लिख सकते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड टर्म इज गिवन इज एज, लिखिए एज इस वाले के लिए आप रख सकते हैं, जेड के लिए है, थर्ड टर्म में जेड था, जेड के लिए आप देखिए ये प्लस में आया है ये गामा, और यहाँ पर आई टर्म नहीं है, तो आई टर्म नहीं है तो ये हाइपरबोलिक का साइन और कोसेक का होता है, तो यहाँ पर हो जाए आपका A3 cos
हाइपरबोलिक, ये एच हाइपरबोलिक है, ये गामा जेड का फंक्शन प्लस B3 साइन हाइपरबोलिक, ये गामा जेड का फंक्शन। आप हाइपरबोलिक अगर नहीं मालूम तो आप किसी तरह यूट्यूब से या फिर अपने से कोई बुक से देख लें इसको कि हाइपरबोलिक कैसे साइन और कोस का होता है। साइन कोस टेन सभी का होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होता है वो। तो आप देखें यहाँ पर जेड का आया, पिछले हम लोग देखे तो वाई का आया और एक्स का आया। अब ये सारे को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब हम लोग द सॉल्यूशन ऑफ लेप्लास इक्वेशन इन जनरल इज गिवन बाई, ये जो इक्वेशन 2 है v इक्वल टू जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है, कैपिटल वाई वाई का फंक्शन है और जेड का फंक्शन। यहाँ पर हम सारे का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा वो एक्स का वैल्यू था a1 कोस अल्फ़ा एक्स प्लस b1 साइन अल्फ़ा एक्स। ये सिर्फ इस एक्स कैपिटल एक्स का वैल्यू था। फिर आप अगर इस वाई का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा आपका a2 कोस बीटा वाई प्लस b2 साइन बीटा वाई। अब इस जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो अभी जो आपको ऊपर में हमें पीछे साइड आपको जो दिखाए थे वो हाइपरबोलिक का फंक्शन था a3 कोस हाइपरबोलिक गामा जेड, क्योंकि ये गामा का फंक्शन था, प्लस b3 साइन हाइपरबोलिक गामा जेड। ये 2 नहीं, यहाँ पर जेड है, ये जेड यहाँ पर ये जेड है। तो ये जो कंप्लीट ये सॉल्यूशन हुआ लेप्लास इक्वेशन का, आपको एग्जाम में ये पूरे लिखने हैं जो आपको पूरा वीडियो में बताया गया है। अब वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फिर से आपको धन्यवाद।